आप सब प्यारे विद्यार्थी, गणित की सदन की शुरुआत होती है आपके तालियों के साथ। गणित के इस सदन में चर्चा होगी महत्तम समापवर्तक के बारे में, जिनके बारे में हम लोग कल चर्चा किए थे। आज उसी को हम विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कल जिन अवधारणाओं के बारे में चर्चा हो रही थी उनका नाम है महत्तम समापवर्तक, जिसको संक्षिप्त में हम लोग लिखते हैं म। अंग्रेजी में इन्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर संक्षिप्त में लिखते हैं ACF। उसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त में लिखते हैं GCD। एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो आइए उन्हीं चीज को फिर आज हम उन्हीं मतलब बातों को जो जहां से कल आपका साथ हम अंत किए थे, थोड़ी उससे हम आगे चलते हैं। मैं कल ही बता चुका, इस शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है महत्तम समापवर्तक। समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा, यहां लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन के मतलब होता है जो सब में स्थित है, जिसे हिंदी में हम लोग शुद्ध तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं उभय निष्ठ, जो सबों में स्थित हो। उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी बोलते हैं। आइए तो ठीक है, आज पुनः महत्तम समापवर्तक के बारे में आज हम लोग इस सदन में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही साथ इन अवधारणाओं को जानना क्यों जरूरी है, कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, मतलब अनुप्रयोग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक मैं देता हूं संख्या 40 और 35। 40 और 35 का हमें ACF याद करना है। क्या याद करना है? ACF याद करना है, या बोले हमको GCD याद करना है, या हम लोग बोले कि मशक याद करना है। ये चीज हुआ। तो हम सबसे पहले 40 का हम डिवीजन को जानेंगे। 40 का डिवीजन के मतलब उन संख्याओं के बारे में विचार करना है जो 40 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है कि 40 में वह कौन कौन सी संख्या है जिसको बार बार निकाली जाए 40 में तो कहीं ना कहीं हमें शून्य प्राप्त होता है। 40 का फैक्टर के मतलब कल ही समझे हैं कि 40 को जब हम अनमल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात तो वैसे दो संख्या के बारे में विचार करते हैं जिनका प्रोडक्ट 40 हो, तब वह गुना के चिन्ह पर जो दोनों संख्याएं प्राप्त होते हैं वो 40 का गुणनखंड कहलाते हैं। अंग्रेजी में उन्हें हम लोग फैक्टर बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं, इसलिए 40 का हम सभी 40 का सभी अपवर्तक 40 का सभी अपवर्तक या इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं ना, दोनों में जो सुविधा हो आप कहेंगे। 40 का अपवर्तक और 40 का गुणनखंड। अब यहाँ पर 40 का अपवर्तक और 40 का गुणनखंड, तो 40 का अपवर्तक जो भी होगा वह तो कोई संख्या ही होगा। किसी संख्या के रिलेशन में जो भी आएगा वह तो संख्या ही होगा। तो 40 का अपवर्तक क्या होगा? संख्या होगा। कैसी संख्या होगा? जिससे 40 पूर्णतः विभाजित। तो हम शुरू करते हैं। क्या 40 एक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है? क्योंकि 40 में हम एक एक करके निकाले तो कहीं ना कहीं शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो 40 के सभी अपवर्तक
आप पता करें तो आपको तो पता है कि 40 का सभी अपवर्तक जो होंगे उसकी सीमाएं हैं कि वह 1 से शुरू होता है और 40 तक अंत करता है, मतलब 1 और 40 के बीच में ही होंगे। अब यहां पर आप 35 का सभी अपवर्तक या गुणनखंड को ज्ञात करते हो। इस गुणनखंड को डिवीजर भी बोलते हैं ना, फैक्टर भी बोलो या उसको डिवीजर भी बोलो। डिवीजर के मतलब जिस संख्या से कोई संख्या पूर्णतः डिवाइड जाता है वो डिवीजर कहलाता है ना। तो 35 का सभी गुणनखंड को पता करो और ये पता करने के बाद आपको यह देखना है कि वह कौन कौन डिवीजर है या वह कौन कौन गुणनखंड है जो 40 में भी आया है और 35 में भी आया है, अर्थात वह कौन कौन संख्या है जिससे 40 में डिवाइड हो रहा है और 35 में डिवाइड हो रहा है। तो 40 में एक एक करके निकाल सकते हैं तो 0 प्राप्त होगा। क्या 40 में 2-2 करके निकाला जा सकता है? क्या 40 में हम 3-3 करके निकालेंगे तो 0 प्राप्त होगा? क्या 40 में 4-4 करके निकालेंगे तो 0 प्राप्त होगा? या तो आप लोग में से कोई आवे और 40 के सभी गुणनखंडों को लिख डाले, 35 के सभी गुणनखंड को लिख डाले। फिर तीसरा स्टेप में हमको यह पता करना है कि 40 और 35 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, अर्थात वह कौन कौन फैक्टर हैं जो 40 में भी है और 35 में भी है। तो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वही दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। समझे ना? तो इस चीज को अगर देख रहे हैं तो परिभाषा को याद करना बड़ा सरल है। तो देखिए पहले आपने क्या किया, 40 के सभी अपवर्तक या गुणनखंड को पता करेंगे, अर्थात 40 वस्तु को अगर हम पंक्तिबद्ध रूप से व्यवस्था करना है, यानी 40 को छोटे छोटे समूहों में बांटना है। 40 तो कितने कितने समूहों में बांटने के बाद 40 पूर्णतः बढ़ जाएगा। 40 को अगर एक समूह में बांटा जाए तो बढ़ जाएगा, 40 को 2 समूह में बांटा जाए तो बढ़ जाएगा, 40 को क्या 3 समूह में बांटने के बाद बराबर बढ़ पाएगा, 40 को 4 में बांटने का बढ़ जाएगा, 40 को 5 में बांटने का बढ़ जाएगा, 40 को 6 समूहों में बराबर 40 को हम बांटेंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि हम 6 करके निकालेंगे तो कहीं 0 प्राप्त नहीं होगा। सब अगर यह है तो आइए कौन लिखेगा 40 का सभी अपवर्तक, राइट डाउन और डिवीजर और फैक्टर और अपवर्तक। देखना जो चीज बोर्ड पर लिखी जा रही है उसको ध्यानपूर्वक अवलोकन करो और वहां से स्वतः आपका अंतर्ज्ञान फैसला लेगा कि मसा किसे कहते हैं। चलिए तो मुझे बताइए एक 40 का रिश्ता में क्या लगेगा? गुणनखंड। 2 भी क्या लगेगा? 40 के कुल कितने गुणनखंड है? मेरे भाई चलिए दूसरा ये 35 के सभी गुणनखंड को लिखिए, यानी उन संख्याओं को पता कीजिए जिससे कम 35 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उन संख्याओं को पता करना है, तुम लिखोगी। चलो तेजी से लिखना है यहाँ पर। चलो 35 का सभी गुणनखंडों में क्या क्या लिखेंगे? 1, 5, 7, 35। और कोई दूसरा कोई संख्या नहीं है जिससे 35 विभाजित होता है? तुम मुझे बताओ क्या 35 3 से विभाजित है पूर्णतः? क्या 35 6 से पूर्णतः विभाजित है? नहीं। क्या 35 7 से पूर्णतः विभाजित है? हाँ। भाई चलो जाओ वहां पर। अब देखो ये 40 का सभी गुणनखंडों को लिख डाली, 35 को सभी गुणनखंडों को इन्होंने लिख दिया। अब क्या पता करना? उभयनिष्ठ कौन कौन गुणनखंड है जो 40 में का भी गुणनखंड है और 35 का गुणनखंड है।
दोनों का डिवीजन है, दोनों को पूर्णतः डिवाइड करता है। मतलब दोनों संख्याओं में वह संख्या को बार बार निकाला जाए तो हमें कहीं ना कहीं शून्य प्राप्त हो जाए। यहाँ कोई शर्त नहीं कितनी बार, चाहे जितनी बार निकालो, शर्त यही है कि संख्या को बार बार निकालने के बाद शून्य अवश्य प्राप्त होना चाहिए। चलिए, तब 40 और 35 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये तो बड़ा आसान है, तुम्हारा नेत्र दिख रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन होगा आगे? और कोई नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा आंख खुला नहीं है, तो आंखों का मामला है। तो क्यों कर, इसलिए मैं बार बोल रहा हूं कि गणित आंखों का विषय है, गणित मस्तिष्क का विषय नहीं है। यदि आप घटनाओं को सही दृष्टि से अवलोकन कर रहा है या कर रही है नेत्र तुम्हारा, तो निश्चित है कि वहां जो गणितीय प्रश्न का उत्तर होगा वो बड़ी आसानी से दे पाओगे। चलिए, तो 1 और 5, 40 और 35 का क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब दोनों, मतलब कि एक और कौन वह संख्या है जिससे 40 और 35 पूर्णतः विभाजित होता है। तो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? 5। तो यह 5 जो होगा 40 और 35 का क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? इसलिए 40 और 35 का 35 का मसा किसको कहेंगे? कौन संख्या होगा? तो किसी संख्या का मसा सबसे पहले क्या होगा? एक संख्या होगा, तब कैसी संख्या होगा? प्रश्न यह है। तो दो संख्याओं का मसा में कैसी संख्या प्राप्त हुआ? दो संख्याओं को जब महत्तम समावर्तक निकाला तो कैसी संख्या प्राप्त हुआ कि उन संख्या से दोनों संख्याएं पूर्णतम, और उससे बड़ी कोई संख्या हो नहीं सकती है जिससे दोनों पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसान है। मैं ऐसे पूछूं कि वह बड़ी से बड़ी कौन संख्या होगी जिससे 40 और 35 पूर्णतः विभाजित है? 5। तब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्या दिए रहेंगे और वहां पर हमें जानकारी या प्राप्त करना है कि बड़ी से बड़ी कौन संख्या होगा जिससे सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो। तो इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक को संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर को संक्षिप्त रूप में। अब तो परिभाषा स्पष्ट हो गया कि अच्छा, क्या अकेली संख्या का मकसद की बात की जा सकती है? नहीं सर। गणित में जब भी कोई भी बात होगी, कोई भी ऑपरेशन की बात होगी, तो 2 को जोड़ कर, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। 2 संख्याओं का मौसा एक संख्या होता है जो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा होता है। क्लियर हो गया? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक संख्या होता है जो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। यहाँ पर 2 संख्याओं का मसा को ज्ञात करने की जो हम यहाँ पर विधि बता रहे हैं, यह ज्ञात करने की विधि नहीं है, बल्कि मसा को समझने का यह तरीका है। अब हम कौन से दोनों संख्याओं में गणितीय क्रिया करके मसा तक पहुंचेंगे, उसकी बात मैं बाद
पहले यह जानना है कि मशक क्या है और मशक का उपयोगिता समस्या समाधान में क्या है। हमारे जीवन में कौन ऐसी ऐसी समस्याएं हैं आसपास जहां पर मशक के बारे में हमें जानकारी जानना होता है, वहां पर संख्याओं का मशक ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक समस्या रख रहा हूँ, उस समस्या के द्वारा आप खुद रियलाइज करेंगे कि यहाँ पर दिए गए संख्याओं का मशक ज्ञात करने की आवश्यकता है। अर्थात इस प्रश्न का जो समाधान है उनका मशक है, संख्याओं का मशक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक टंकी है जिसका कैपेसिटी 40 लीटर है, ओके। दूसरा टंकी जो है वो 35 लीटर का है। यदि उसमें पूरा टंकी भर जाए तब उसमें कितने तेल आएंगे? 35 लीटर। अब है कि पेट्रोल टंकी, हमारे जो आसपास है पेट्रोल टंकी हमेशा बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। इसलिए वहां पर छोटे दुकानदार हैं जो अलग अलग साइज के बर्तन से आपके टंकी में तेल डालते हैं। फुटकर दुकानदार के पास 1 लीटर साइज का भी बर्तन है, उसके पास 2 लीटर साइज का भी बर्तन है, उसके पास 3 लीटर साइज का भी बर्तन है, उसके पास 4 लीटर साइज का बर्तन है। इस प्रकार उसके पास 10 लीटर साइज का भी बर्तन है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 गाड़ियां हैं जिनकी टंकी है दोनों में, लेकिन उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। एक गाड़ी में 40 लीटर तेल आता है, एक गाड़ी में 35 लीटर तेल आता है। पेट्रोल टंकी के पास गया, पेट्रोल टंकी बंद था, तो सामने फुटकर दुकानदार देखते ना बोतल में अब अलग अलग साइज के जो पॉट होता है, बर्तन होता है, उसका उपयोग करके उनको डालते हैं। कहते हैं कि इंडिया 1 लीटर का है, इसे भर लीजिएगा तो ये 2 लीटर का है, ऐसा कहते हैं ना। चलिए, अब पेट्रोल टंकी बंद था तो फुटकर दुकानदार के पास पहुंचते हैं और उसके पास 1 लीटर से 10 लीटर तक के साइज का बर्तन था। अब सवाल यह है कि इसमें किस बर्तन का उपयोग किया जाए जिससे इसमें पूरा 40 लीटर आ जाए और इसमें पूरा क्या हो जाए? 35 लीटर आ जाए। तो क्या 1 लीटर वाला बर्तन से अगर हम भरेंगे तो यह 40 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन तब इसे कितनी बार डालना होगा? तो क्या 1 लीटर से 35 लीटर को भरना चाहे तो भर जाएगा कि नहीं? अलग बात है कितनी बार प्रयास करना होगा। क्या 2 लीटर वाले बर्तन से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पूरा बार, तो क्या ये भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? तब है कितनी बार? तो क्या उस 2 लीटर वाला बर्तन से हम इस टंकी को भरना चाहें तो यह संभव है? तब मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कौन कौन से बर्तन हैं जिनसे दोनों टंकियों को पूरा भरा जा सकता है? कौन कौन? 1 और 5 वाले दिखा देते हैं, 5 लीटर वाला। तो 1 और 5 है, तब वो बड़ा से बड़ा बर्तन का साइज क्या होगा जिससे दोनों टंकी को पूरा भरा जा सकता है? 5 लीटर। तब यहां पर 40 लीटर 35 लीटर कैपेसिटी वाले बर्तन को हम 1 लीटर से अगर भरे तो भी पूरा भरा जा सकता है, 5 लीटर से भरे तो भी। लेकिन तब यहाँ पर सवाल है कि वह बड़ा से बड़ा बर्तन की धारिता क्या होगी जिससे दोनों टंकियों को पूरा भरा जा सकता है? 5 लीटर। तो इस समस्या में आप क्या देख रहे हैं? कि यहाँ पर यह जो दोनों संख्याएं हैं इनके महत्तम समावर्तक निकालने की जरूरत है। अर्थात उन संख्याओं के बारे में विचार करना है जिनसे 40 भी पूर्णतः विभाजित हो जाता हो और जिनसे 35 भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है।
समझ रहे ना? फिर नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार में देखो कहां कहां ऐसा प्रॉब्लम आपको मैं रियलाइज करा रहा हूं जिस प्रॉब्लम के द्वारा आप मास्टर का इंपॉर्टेंस को समझो। एक दुकानदार ने 75 नहीं रखा ऐसा, एक दुकानदार ने 32 बर्फी बनाया। बर्फी को पसंद करते हो? एक दुकानदार ने 32 बर्फी बनाया और 65 जो है क्या बनाया? चलो मन पसंद को मिठाई का नाम दे दो। सूखा मिठाई होना चाहिए क्योंकि पैकेटिंग करके देना है। कौन सा हो सकता है? पेड़ा। चलो 65 पेड़ा बनाया। एक दुकानदार ने 32 बर्फी बनाया और 65 पेड़ा बनाया। और वो चाहता है कि इसको हम पैकेटिंग करके हम बेच दें, लेकिन शर्त यही है कि प्रत्येक पैकेट में दोनों मिठाइयां समान संख्या में होना चाहिए। क्या शर्त है? कि प्रत्येक पैकेट में दोनों मिठाइयां समान संख्या में होनी चाहिए। तो वो कितना बड़ा से बड़ा पैकेट, यानी कि उस पैकेट में कितना बड़ा से बड़ा या अधिक से अधिक मिठाइयां रखी जा सकती है जिससे दोनों का कंप्लीट पैकेट बन जाए। समझ रहे हो? दोनों पैकेट, या बर्फी का भी पैकेट बनाया, एक बर्फी का पैकेट है, एक बर्फी का पैकेट है, एक पेड़ा का पैकेट है, एक किसका पैकेट है? पेड़ा का पैकेट। यह क्या है? बर्फी का पैकेट है। लेकिन शर्त यही है कि हर पैकेट में मिठाइयों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या उसकी यही प्रयास है कि हर पैकेट में मिठाइयों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब इस प्रकार वह पैकेट मतलब कितना का वह पैकेट होगा जिससे अधिक संख्या संभव नहीं है। तब वह बड़ा से बड़ा पैकेट बनाना है जिसमें प्रत्येक मिठाइयों की संख्या समान हो और पैकेटिंग करनी है। यहाँ क्या विचार करना है? क्या दो का पैकेट बना सकते हैं? दो का पैकेट बना सकते हैं? दो का बनाएंगे तो 16 का पैकेट जरूर पड़ेगा। क्या एक दो का पैकेट बन जाएगा? एक तो बच ही जाएगा। 3 का पैकेट दोनों को बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं। तब वह संख्या कौन होगी जो प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में मिठाइयों की दोनों प्रकार समान, दोनों पैकेट में मिठाइयों का जो दोनों प्रकार हो वो समान संख्या हो और कुल जो है तो पैकेटिंग भी हो जाए। क्या करना होगा? शर्त है कि प्रत्येक पैकेट में मिठाइयों की संख्या समान हो। सुन रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? चलो अगर हम 32 का पहले हम लोग पैकेट अगर बनाएंगे, एक का बना सकते हैं, दो का बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 3 का नहीं बना सकते हैं, खैर जितना की बना सकते हैं। बेड़ा को बनाएंगे जितना की बने बराबर बराबर। अब देखना है अगर हम लोग 32 का पैकेट बनाएंगे तो एक का भी बनाएंगे, दो का बनाएंगे, 4 का बनाएंगे, 8 का बनाएंगे, 16 का बनाएंगे और 32 का बनाएंगे। 65 पेड़ा वाला जो है 65 पेड़ा को भी हम एक का बनाएंगे और क्या बनाएंगे? हम 13 का बनाएंगे और 65 का बनाएंगे। आप समझ रहे हो? तो मुझे बताइए
अब मुझे बताइए 65 लिया था। हाँ सर। ठीक है, गलती ले लिया था मेरे दिमाग से, मतलब है ना। 64 लेते हैं, सॉरी 64। तो क्या क्या बनाएंगे बोलो? एक बनाएंगे, दो बनाएंगे। अच्छा चलो 65 भी ला लेते, 64 लेते हैं। एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, चार बनाएंगे, 8, 16, 32, 64। तो देखो यहाँ पर कौन संख्या दोनों में आया है? 8। यानी कि ये 8 के पैकेट बनाएंगे, अलग बात है कि 4 पैकेट बनेंगे, और ये भी 8 का पैकेट बनाएंगे तो कितने का होगा? 8 पैकेट बनेंगे। तो उसी प्रकार 13 और 65 होता, तब हम क्या करते हैं? तब संभव था 65, 1, 5, 13। तो इसी स्थिति में एक एक का पैकेट बना। आप समझ गए ना? चलिए मैंने लंबी संख्या दिया, मैं फिर देता हूं। एक दुकानदार ने एक किस्म के 100 मिठाई बनाया, दूसरे किस्म का 125 मिठाई बनाया। मिठाई एक की संख्या 100 है, मिठाई की संख्या 125 है, और दुकानदार इसको पैकेटिंग करके बेचना चाहता है। शर्त यही है कि प्रत्येक पैकेट में मिठाइयों के चाहे जो भी प्रकार हो, लेकिन संख्या उनकी क्या होगी? बराबर होगी। तो सबसे बड़ा कितना का पैकेट बनाया जा सकता है? 25 का। क्या? 25 का। तो यहाँ पर 100 और 25 का 25 क्या होगा? मसा होगा। अर्थात इस समस्या में आप किसके बारे में सोच रहे थे? इस समस्या में आप किसके बारे में सोच रहे थे? एक ऐसी संख्या के बारे में सोच रहे थे जिससे 100 और 125 दोनों, और उससे कोई बड़ी संख्या नहीं है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या पर आप विचार कर रहे थे, जिनसे 100 और 125 दोनों तरफ दोनों वैल्यू लगता है पूर्णतः, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। समझ गए ना? अब फिर बताइएगा आपको। हमारे पास 65 एक फूल का प्रकार है, एक जिसके हमने 65 पौधे लाए। दूसरा फूल है भी, जिसका हमने 39 जो है इसके नर्सरी से पौधे को लाया। सी जो प्रकार है और सी जो है उसके 52 जो है पौधे लाए। हम किसी नर्सरी में गए, 3 प्रकार के फूल ए, बी और सी फूलों का प्रकार है, चाहे जो भी नाम दे दो। और इन 65 ए प्रकार के फूल के पौधे को लाया, 39 बी प्रकार के फूल के पौधे को लाया, 52 सी प्रकार के फूल के पौधे को लाया, और अपने बागवानी लगाना चाहते हैं। और इनको कैसे रोकना चाहते हैं? पंक्तिबद्ध। तब प्रत्येक पंक्ति में अधिक से अधिक, तो प्रत्येक पंक्ति में फूलों का चाहे जो भी प्रकार हो, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होना चाहिए? समान। तब वह बड़ी से बड़ी पंक्ति कितनी की बनाई जा सकती है जिससे एक भी पौधा शेष न बचे, सबका रोपण किया जा सके। क्या बात? तो आप इस उत्तर तक जब पहुंचने के लिए आप क्या सोच रहे थे?
यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में आप विचार कर रहे थे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। सर वह बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में विचार कर रहे थे, जिसे 65, 40, तीनों एक साथ, पारा नहीं, तीनों, इससे क्या हो जाता है? और इससे बड़ी अब कोई संख्या आपके पास नहीं है, जिससे तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात इस समस्या में यह जो तीनों संख्या है, जो समस्या के अंतर्गत इन तीनों संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तीनों संख्याओं का क्या ढूंढ रहे थे? मासा ढूंढ रहे थे। तो अब तो समझ में आ गया कि हमारा रियल लाइफ सिचुएशन में इस प्रकार की समस्याओं के समाधान में हमें महत्तम समापवर्तक की अवधारणा का उपयोग करना होता है। समझे? क्लियर हो गया? तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि संख्याओं का मसा सर समझ गए और किस प्रकार के समस्या में इसको उपयोग करते हैं यह भी समझ गए, लेकिन आपके पास बहुत सारी संख्याएं रहेंगे तो इस विधि से मसा ज्ञात करना संभव नहीं है। तब यहाँ पर सवाल उठता है कि वह कौन सी गणितीय क्रिया करेंगे जिससे मसा निकालना सरल होगा, चाहे संख्याएं जितनी भी बड़ी हो। तब हम लोग मसा निकालने के विधि पर अगले सदन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदन के समाप्ति के पूर्व जो इस सदन के अंदर में चर्चा हुई उसको पुनः एक बार मैं दोहराना चाहता हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जिसे संक्षिप्त में मसा कहते हैं, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, है ना? फिर मैं आपको बताया कि हमारे जीवन में, वास्तविक जीवन में किस प्रकार की समस्याओं में मसा की अवधारणा का हम उपयोग करते हैं। फिर अगले सदन में यह चर्चा होगी कि बहुत सारे ये संख्याएं दिए रहेंगे, बड़े बड़े संख्याएं दिए रहेंगे, तब उनका मसा जो है ज्ञात करना होगा। तो मसा ज्ञात करने के लिए हमें कौन सी गणित की क्रिया करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ आज का यह सदन समाप्त होता है। आपके